अब देख लें ध्यान से। तो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था जो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स और डिफेक्ट्स हमने पढ़े थे। अब उसी में एक दो पॉइंट जो हमारे एनसीईआरटी में नहीं है बट फिर भी कंपटीशन में उन पर क्वेश्चंस आए तो वो लिख लें, स्पेशल पॉइंट्स। स्पेशल पॉइंट्स। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं अगर प्रेशर हम बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाएंगे तो बता आयंस जो होते हैं क्रिस्टल सिस्टम में वो दूर दूर जाएंगे, पास पास आएंगे, और पास पास आएंगे तो टच भी ज्यादा होंगे, तो द कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाएं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो आयंस दूर जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा। तो लिख लो इसमें फर्स्ट पॉइंट, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, on increasing pressure, on increasing pressure, coordination number increases, coordination number increases, and on decreasing, on increasing temperature, on increasing temperature, coordination number decreases, coordination number decreases, coordination number decreases. तो द कोऑर्डिनेशन मैं बोलूं NaCl क्रिस्टल है, तो अगर मैं पूछूं ना NaCl क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और सीजियम क्लाइड क्रिस्टल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। तो द कोऑर्डिनेशन, अगर NaCl क्रिस्टल को सीजियम क्लाइड क्रिस्टल में कन्वर्ट करना हो तो बताओ क्या करें? बताओ, प्रेशर डिक्रीज या इंक्रीज? प्रेशर इंक्रीज करेंगे, लिख लें। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि NaCl क्रिस्टल को सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल में कन्वर्ट करना है तो क्या चेंज करें प्रेशर टेम्परेचर में? तो प्रेशर बढ़ा दे। शायद अगर सीजियम क्लोराइड को NaCl क्रिस्टल में चेंज करना हो तो द टेम्परेचर बढ़ा दे। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सीजियम क्लोराइड से NaCl क्रिस्टल में कन्वर्ट होगा, और प्रेशर बढ़ाएंगे तो NaCl क्रिस्टल से सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल में कन्वर्ट होगा। अब सेकंड एक और डायमंड, इसका भी क्वेश्चन कंपटीशन में आ चुका है। इसका स्ट्रक्चर, इसके लिए जेड वैल्यू, तो इसका मतलब है NaCl क्रिस्टल जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उसको अगर हमें सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करें? मतलब उसमें आयंस को पास पास लाएं, तो उसके लिए क्या करेंगे? प्रेशर बढ़ाएंगे। NaCl, इसका मतलब क्या है? NaCl क्रिस्टल NaCl टाइप के, ठीक है, लिख लें। सेकंड, डायमंड, डायमंड, इसमें लिख लें द सॉलिड्स, द सॉलिड्स which follow, the solids which follow structure of diamond, the solids which follow structure of diamond are called diamond cubic. The solids which follow structure of diamond are called diamond cubic. अब इसका मतलब क्या है? डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्यूबिक होता है, लेकिन नॉर्मल जो क्यूबिक स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े तीनों, BCC, सिंपल क्यूबिक, FCC, उनसे अलग होता है, इसलिए उसका नाम भी क्या बोला हमने? डायमंड क्यूबिक। अब ये कैसे अलग हो, देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इन डायमंड, इन डायमंड कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स are arranged in, carbon atoms are arranged in CCP lattice, are arranged in CCP lattice with extra carbon atoms, with extra carbon atoms present in 50%
tetrahedral voids. 50% of tetrahedral voids. 50% of tetrahedral voids. अब उसमें जो क्वेश्चन कंपटीशन में आया था उसने ये पूछा था इन डायमंड 1 यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। तो ये जो पॉइंट लिखा है इसके अकॉर्डिंग पढ़ के बता क्या लिखा है। जेड लाने के लिए उन कार्बन एटम्स का ही अरेंजमेंट देखोगे और डायमंड में सारे कार्बन एटम्स ही होते हैं और उसमें लिखा है कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन सीसीपी लैटिस। मतलब बता सीसीपी लैटिस में कितने कार्बन एटम्स होंगे 4 कॉर्नर्स एज वेल एज फेस सेंटर्स पर कार्बन होंगे ना। अच्छा ओनली फेस सेंटर्स कार्बन कॉर्नर्स पर है या एक्स्ट्रा भी है। कहाँ है 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब बता टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड सीसीबी में कितनी होती है 8 उसका हाफ होंगी तो लिख ले। तो बता टीएचपी में भी होंगी ये तो टोटल कितने हो गए 4 + 4 8 कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल होंगे डायमंड के। कार्बन के 8 कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं। दोस्तों इतना सा क्वेश्चन पूछा था कि इन डायमंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल तो कितने होंगे 8। अब इसी से एक और क्वेश्चन। अच्छा था ये जो कार्बन एटम्स हैं ये इन टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है ना। तो बता टेट्राहेड्रल वॉइड में जो कार्बन एटम प्रेजेंट है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ बोलो करेक्ट है। टेट्राहेड्रल वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसी वही कार्बन का होगा। तो लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट। कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन tetrahedral void. Carbon atom is present in tetrahedral void, so its coordination number is 4. So its coordination number is 4. तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होता है 4। तो तुमसे पूछता है डायमंड में कार्बन एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है तो बता सकते हैं 4 होता है। से एक और क्वेश्चन पर। अच्छा था यहाँ पर जो कार्बन एटम्स हैं वो सीसीपी एज वेल एज टीएचपी में है ना। अब इसका मैं पूरा डायग्राम ना बनाऊं शॉर्ट में बोलूंगा टीएचपी किसके अलोंग होती है बॉडी डायगोनल के अलोंग होती है ना। और बॉडी डायगोनल पे बता जो कॉर्नर एटम है वो भी कार्बन एटम है और उससे 1/4 डिस्टेंस पर जो टीएचपी है इसमें भी बताओ कार्बन एटम ही है ना। अच्छा था यहाँ पर जो कार्बन एटम कॉर्नर पर है और जो टीएचपी में है वो एक दूसरे के नियरेस्ट नेबर भी होंगे ना। और नियरेस्ट नेबर मतलब एक दूसरे से टच्ड होंगे तो बता अगर मैं इनको डायग्रामेटिकली शो करूं तो ये जो कार्बन एटम कॉर्नर पर है और जो टीएचपी में है ये एक दूसरे से टच्ड होंगे। तो बता ये और ये जो डायमंड है बता नॉन आइडेंटिकल स्पेयर्स का सॉलिड या आइडेंटिकल स्पेयर्स सारे कार्बन ही है ना इसमें। तो यहाँ पर अगर इसकी डिस्टेंस r है तो इसकी भी क्या होगी r। और ये कार्बन एटम और टीएचपी में है तो मुझे बता इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एज लेंथ की टर्म में क्या होगी √3a/4। हमने पढ़ा था टीएचपी की नियरेस्ट कॉर्नर से डिस्टेंस √3a/4। तो बता 2r की वैल्यू यहाँ क्या हुई √3a/4 और √3a/4 होगी 2r की वैल्यू। तो बता रेडियस ऑफ कार्बन एटम कितनी होगी बता सकते हो √3a/8। तो बता यहाँ पर कार्बन एटम की रेडियस जो है बता नॉर्मल सीसीपी लैटिस की तरह नहीं आई इसलिए इसको बता डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर बोला। अलग नाम क्यों रखा है इसका क्योंकि बता यहाँ रेडियस भी अलग है जबकि नॉर्मल सीसीपी में कितनी होती है √2a/4 एफसीसी या सीसीपी √2a/4 लेकिन यहाँ √3a/8 है। लिख ले तो बता डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं रेडियस √3a/8 होती है। और बता रेडियस आ गई तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी भी ला सकते हैं ना। अच्छा बता पैकिंग एफिशिएंसी का जनरल फॉर्मूला में पता है Z × 4/3 πr³ अपॉन वॉल। अच्छा डायमंड क्यूबिक है लेकिन है तो क्यूबिक स्ट्रक्चर ज्योमेट्री उसकी तो a³। अच्छा Z की वैल्यू हमें पता है 8 4 × 4/3 πr³ अपॉन a³। अच्छा a³ की जगह क्या लिखोगे 8r/√3 तो 8r अपॉन √3 का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व करोगे तो पैकिंग एफिशिएंसी डायमंड की आती है 0.34 या 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 34
मतलब बता डायमंड की पैकिंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, बहुत कम है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, अब ये खाली मैंने इसको डायरेक्ट भी बोल सकता था, पैकिंग एफिशिएंसी 34% होती है डायमंड की, डायरेक्ट याद रखना, लेकिन लिखा क्यों पूरा सॉल्व करके, बिकॉज हमें क्या लगता है इसको देखकर कि जेड की वैल्यू तो इसकी सबसे ज्यादा है, इससे ज्यादा किसी की नहीं होती, फिर भी पैकिंग एफिशिएंसी बहुत कम। क्यों? क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में तुम देखोगे 8 का क्यूब से भी डिवाइड तो होएगा ये, तो ये बहुत कम हो जाएगा ना वैल्यू, इसलिए 34% ही पैकिंग एफिशिएंसी आती है। तो बताइए ये चीज क्लियर सबको? ये तो जो मेनली हमने पूरे चैप्टर में पढ़ना है, मतलब हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही पढ़ने थे, जो हमने पढ़ लिए। तो बताइए क्लियर सबको? बस अब स्टार्टिंग में हमने एक चीज बोली थी कि सॉलिड्स जो होते हैं मेनली दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमरफस, और ट्रू सॉलिड्स जिनको हम बोलते हैं, मतलब वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही होते हैं जो हमने पढ़े पूरे चैप्टर में, आयनिक सॉल्ट्स या, लेकिन मतलब जो अमरफस होते हैं जैसे प्लास्टिक रबर, वो ट्रू सॉलिड्स होते हैं क्या? अब उनमें से वो कई बार एक क्वेश्चन पूछता है, उसका जो पूछ लेता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम एनआइसोट्रॉपिक सॉलिड्स भी बोलते हैं, जबकि अमरफस को आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स भी बोलते हैं। क्यों? उसका रीजन बस, तो वो हमें बस पता क्यों बोलते हैं या एनआइसोट्रॉपिक, इसका का मीनिंग क्या है तो लिख लें। थर्ड बस, वो एक पॉइंट बस पूछता है। थर्ड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, crystalline solids are also called crystalline solids, also called anisotropic solids, anisotropic solids, because they have different physical properties, because they have different physical properties, different physical properties in different directions. वापस सुन ले, crystalline solids are also called tropic solids because they have different physical properties in different directions due to reason भी साथ में उसका क्यों different होती है, due to fixed arrangement of, due to fixed arrangement of constituent particles, due to fixed arrangement of constituent particles in all the directions, fixed arrangement of constituent particles in all the directions. Next point लिख लें बस, एक और लास्ट, amorphous solids are also called, amorphous solids are also called isotropic solids, are also called isotropic solids, are also called isotropic solids because they have almost same physical properties, because they have almost same physical properties in all the directions, because they have almost same physical properties in all the, due to irregular arrangement of, due to irregular arrangement of constituent particles, due to irregular arrangement of constituent particles in all the directions, irregular arrangement of constituent particles in all the directions, in all the directions. अब ये देख बोर्ड पर जो लिखा हमने कि क्रिस्टलाइन को एनआइसोट्रॉपिक सॉलिड्स बोलते हैं, उसका मीनिंग क्या है? हमने बोला डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, डायरेक्शन डिपेंडेंट, मतलब एनआइसोट्रॉपिक का मतलब है डायरेक्शन डिपेंडेंट, जबकि आइसोट्रॉपिक का मतलब डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। तो बता, अगर जैसे बोलूं ये NaCl का क्रिस्टल है, तो बता क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही होते हैं आयनिक क्रिस्टल्स। अगर मैं तुमसे पूछूं बता इस डायरेक्शन में अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज फाइंड करें NaCl की, इस डायरेक्शन में फाइंड करें, तो बता जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, सपोज इसको मैं ए बी डायरेक्शन बोल दूं, तो इस डायरेक्शन का फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करेंगी?
सोडियम आयन एज वेल एज क्लोराइड आयन दोनों पर डिपेंड करेगी ना, फिजिकल प्रॉपर्टी सोडियम एज वेल एज क्लोराइड आयन दोनों पर, क्योंकि दोनों आ रहे हैं इस डायरेक्शन में। बट बता, अगर मैं इसी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में फाइंड करवाऊं, इसको सी डी डायरेक्शन बोल दे हम, तो अब बता सी डी डायरेक्शन में दोनों टाइप के आयन्स हैं या ओनली सोडियम आयन है या ओनली क्लोराइड आयन है? बता, या तो सोडियम आयन होंगे या क्लोराइड आयन देखोगे, तो दोनों है क्या? तो बता, यहाँ पर डायरेक्शन बदलते ही आयंस का आयन बदल गए, जिन पर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करेगी। तो बता, यहाँ पर डायरेक्शन के अलग अलग होने पर फिजिकल प्रॉपर्टीज ही बदलेंगी, इसीलिए हम क्या बोल देते हैं, ये एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। तो बता, ये चीज ले सबको डिफरेंट डायरेक्शंस में, लेकिन बता क्या अरेंजमेंट में बदल सकता हूँ क्या इनका? ये कोई भी कहीं भी हो सकता है, ये अरेंजमेंट है, इसलिए इनको बोलते हैं हम एनआइसोट्रॉपिक सॉलिड्स। तो बताइए क्लियर सबको ये? तो यूज कर लोगे। अच्छा, बोला था क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे आज, बोला था मॉड्यूल मंडे नहीं आज ही बोला था। लाइव करके सॉल्व, डाउट ही नहीं है, बहुत बढ़िया। अब देख लें इसे। तो नेक्स्ट चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम, और वैसे उसमें मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस है उसमें से हमने मैक्सिमम कर लिए, बट उसमें बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर तुमसे कहीं भी बोले आयंस की डिस्टेंस, तो आयन के बीच की डिस्टेंस मतलब क्या, उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस, लेकिन मतलब वो डिपेंड किस पे करती है, टाइप ऑफ क्रिस्टल पर। कि NaCl टाइप है तो बता A/2, और सीजियम टाइप है तो √3a/2, लेकिन बाकी तीनों में √3a/4, और बता सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर्स के लिए Z वैल्यू 1, और बाकी सबके लिए तो कॉमन चीज है, में ध्यान है सबको। अब देख लें से नेक्स्ट चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम। ये जो आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर है, इसके स्टार्टिंग का इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है वो ऑलरेडी हम डिफरेंट चैप्टर्स में यूज कर चुके हैं। मतलब इसमें लॉग और एंड कैलकुलेशंस यूज होती हैं। या दूसरी चीज बोलूं मैं, आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब इसमें आयंस इन्वॉल्व होंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मीनिंग क्या है, वो इक्विलिब्रियम जिसमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, तो आयंस जो सब्सटेंस देते हैं वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और जो सब्सटेंस आयंस देते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में उनको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हो, और इलेक्ट्रोलाइट्स तो कंबाइंड टर्म है फॉर एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स ही हमने यहाँ पढ़ने हैं। मतलब इसका सेकंड पार्ट इस चैप्टर का ऑलरेडी पढ़ चुके हम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब वो इसी का सेकंड पार्ट था। वहां भी तुमने एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स में बस सॉल्यूशन में कंडक्टेंस पढ़ी, यहाँ हम उन्हीं सॉल्यूशंस की पीएच पढ़ेंगे, मतलब लेकिन है तो वही टॉपिक। तो एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स जो है वो हमने यहाँ स्टडी करने हैं, बट उनके लिए इस चैप्टर में जितने तरह से हम पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं वो सब हमने पढ़ना है। लेकिन पीएच होती है, सबको पता है, सिंपल से बचपन से पढ़ रहे फॉर्मूला, माइनस लॉग H प्लस आयन कंसेंट्रेशन पीएच होती है, या POH माइनस लॉग OH आयन कंसेंट्रेशन। मतलब बता, हमें यहाँ लॉग कैलकुलेशन और एंटी लॉग कैलकुलेशंस ही यूज करनी है, और लॉग और एंटी लॉग कैलकुलेशंस हमें सबको आती है। तो सुन ले, मैं दोबारा शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने लॉग यूज करा था, तो मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ जो हमें पढ़ चुके हैं, तो मैं तुम आता है बताओगे। इसमें लॉग कैलकुलेशन में लॉग के कुछ फॉर्मूले यूज होंगे, लिखने हो तो लिख लेना, अदरवाइज हमें सबको पता है। अच्छा, तो अगर लॉग x इंटू वाई फॉर्म में आए तो क्या लिख सकते हो उसको, log x प्लस log y लिख सकते हैं। अच्छा, log x अपॉन y फॉर्म में हो तो log x माइनस log y लिख सकते हैं, और अगर log में पावर हो तो log के मतलब जो पावर होती है उसको log के आगे लिख देते हो। अब ये जो तीनों है लॉग फॉर्मुलेज, ये हमने बहुत यूज किए थे नर्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स में भी, वहां भी इनको यूज किया था लॉग फॉर्मुलेज को। तो लॉग ये वाले सब हमें पता, लेकिन यहाँ पर ज्यादा जो काम आएगा वो नेगेटिव लॉग यूज होगा।
नेगेटिव लॉग, क्योंकि पीएच पीओएच के फॉर्मूले माइनस लॉग में होते हैं, तो लॉग जो होंगे वो ज्यादा यहाँ काम आएंगे नेगेटिव लॉग में। और नेगेटिव लॉग में यहाँ जो बहुत काम आना है, दो फॉर्मूले, माइनस लॉग एक्स अगर है तो ये ध्यान रखना, नेगेटिव में अगर लॉग है इसको हमें प्लस करना हो तो जो लॉग वैल्यू होती है उसको इनवर्स कर दो, उसको इनवर्स कर दो। तो माइनस लॉग एक्स को प्लस लॉग करना है तो क्या कर दिया हमने, लॉग वैल्यू को इनवर्स कर दिया। ये लॉग एक्स अपॉन वाई होता तो लॉग वाई बाई एक्स कर देते, लेकिन जब माइनस है तो इनवर्स करने पर प्लस हो गया। एक और जो बहुत काम आना है सबसे ज्यादा तो यही आएगा, माइनस लॉग, ये लिख लेना, माइनस लॉग एक्स इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5, माइनस लॉग एक्स इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं, y माइनस लॉग एक्स, मतलब जो पावर है उसमें से डायरेक्ट x का लॉग सब्ट्रैक्ट कर दो। लेकिन मतलब लॉग वैल्यूज काम आएंगी ना, और लॉग हमें बस वैल्यूज याद रखनी है 1 से 11 तक, जो तुम्हें ऑलरेडी याद थी सबको, हमने यूज भी की स्टेशन के न्यूमेरिकल्स में, सबको याद है ना। तो log 1 की वैल्यू सबको याद ही है, 0 होती है। log 2 0.3010 एग्जैक्टली, बट 0.30 अप्रोक्स यूज करते हैं। log 3 0.48 अप्रोक्स एग्जैक्टली 0.4771 होती है। log 4 एग्जैक्टली 0.6020 या log 5 0.6990 बट अप्रोक्स में 0.70। लिख लें तो log 8 log 9 अप्रोक्स 0.95, log 10 की वैल्यू एग्जैक्टली 1, log 10 भी हमारे काम आएगा 1.04। तो जो सबसे ज्यादा हमारे काम आएंगे वो 1 to 11 में से यूज होने। और कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर हो, लॉग कैलकुलेशन या हर तरह की काम आएगी। बाकी चैप्टर्स में फिर भी थोड़ा थोड़ा काम आती है, लेकिन इसमें तो पूरे चैप्टर में ही लॉग कैलकुलेशन करते हैं, तो जितने तरह से हो सकती है कैलकुलेशन लॉग में वो सब यहाँ यूज होगी। और ये हमने जितना जल्दी करा उतना चैप्टर बहुत ईजी, और है भी बहुत ईजी चैप्टर बस ये, लेकिन ये लॉग वैल्यूज को बस ध्यान से यूज करना। अच्छा, log 10 की वैल्यू, log 1000 की, log 10,000 की 5, 4 ही जीरो होते हैं 10,000 में, तो देख लो इनसे। तो बताइए ये जो लॉग वैल्यूज हैं ये हमने यूज करनी है। और यहाँ पर जैसे अब मैं क्वेश्चन ही बोल दूं जैसे एक साथ में, कि अगर हमें बोला है माइनस लॉग, और कितना भी बड़ा नंबर हो कितना भी छोटा नंबर हो उसको इसी तरह से सॉल्व करना। अब जैसे सपोज हमें बोला है, ये बहुत काम आएंगे इस तरह से, माइनस लॉग 0.00004, इसका नेगेटिव लॉग लेना है। तो एक सिंपल सी चीज बोल रहा हूं, अगर बहुत छोटा नंबर हो तो उसको 10 की पावर में लिखना नेगेटिव में। और कैसे लिखोगे सबको पता है, ऐसा होता है डेसिमल को जितनी पोजीशन राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हो उतनी नेगेटिव पावर बढ़ती है। तो बता 1 2 3 4 5 पावर शिफ्ट पॉइंट पोजीशन शिफ्ट किया, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस लॉग 4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5 हो गया। अब इसका नेगेटिव लॉग लेना या इसका लेना बात एक ही है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जो इस फॉर्म में आ गया ना अभी, माइनस लॉग एक्स 4 हो गया इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5, यही बोलोगे। अब बता यहाँ पर x कितना है 4, अच्छा y कितना है 5, क्योंकि माइनस वाई माइनस 5 तो ये माइनस तो कॉमन हो गया। तो बता इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं हम, 5 माइनस log 4, और log 4 की वैल्यू 0.60 अप्रोक्स। तो बता आंसर क्या आ गया 4.40। तो सिंपल सर, तो छोटा नंबर हो तो उसको 10 की पावर में लिखो। तो अगर मैं तुमसे पूछूं इसमें एक और नंबर ये भी लिखते हैं साथ में, log 63। अब बता, डायरेक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन ये तो सोच सकते हैं कि किन नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड या पावर में लिखकर ये नंबर आ सकता है। 1 to 11 में से ही होने चाहिए वो नंबर। तो बता log 63 को मैं क्या लिख सकता हूँ,
log 9 into 7 लिख सकता हूं ना। और बता ये क्या हो गया, अब log x into y फॉर्म में आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हो, log x plus log y, मतलब log 9 plus log 7, और log 9 की अप्रोक्स वैल्यू 0.95, 7 की 0.85, सम करेंगे तो बता वैल्यू डायरेक्ट लिख दो 1.80 आ जाएगी। अब इस तरह से एक और नंबर अगर हम बोले और बहुत बड़ा नंबर हो तो फिर पावर में ही चेंज करके करना, क्योंकि तभी इजी होगा। तो log 1024, अब 1024 जो होता है ये 32 का स्क्वायर होता है, और 32 को बता मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, 2 रेज़ टू द पावर 5 32 होता है, तो बता उसका भी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, log 2 रेज़ टू द पावर 10। अब हमें बोला था इन्हीं से सॉल्व करना है, क्योंकि हमें इनके अलावा लॉग वैल्यूज याद है भी नहीं। तो बताइए यहाँ पर इनको लॉग में, अब ये लॉग x की पावर y फॉर्म में आ गया, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको 10 log 2। अच्छा log 2 की अप्रोक्स वैल्यू 0.30, या एग्जैक्टली लिख दूं तो 0.3010, तो वैल्यू क्या हो गई 3.010। इसका तुम करो लास्ट वाला। माइनस लॉग 4.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6। तो सेम वैसे ही करना जैसे अभी हमने बोला, सबसे ज्यादा यही दो फॉर्मूले काम आने, क्योंकि नेगेटिव लॉग ही होते हैं पीएच या पीओएच के फॉर्मूले। तो बता सिंपल सा फिर से देखो, तो बता ये 4.3 क्या है हो गया x 10 रेज़ टू द पावर -y ही है ना फिर से। तो बता क्या लिख सकते हैं इसको, y क्या हो गया 6, तो 6 माइनस लॉग 4.3 लिखोगे। अच्छा था 4.3 हर बार तुम्हें एग्जैक्ट लॉग वैल्यू मिले कोई जरूरी नहीं है, तो बता थोड़ा बहुत अप्रोक्स भी करोगे। और एक चीज सुनना, अप्रोक्स करो जब तो लगना भी चाहिए कि अप्रोक्स ही किया है, ये नहीं कि हम कोई भी वैल्यू ले लें इनमें से अप्रोक्स हो गया। तो बता 4.3, अब ये किन लॉग वैल्यूज के बीच में आता है, बता 4 और 5 के बीच में। और ये कुछ अब इसमें ये नहीं कि खतरनाक सोच लो कि 4 और 5 के बीच में आता है, तो 4 और 10 के बीच में भी तो आता है। ऐसे तो सब में आता है वो बीच में, 4 के आगे जो भी होंगे उनमें। लेकिन मतलब सबसे पास वाले नंबर जिनकी लॉग वैल्यू में पता है, मतलब 4 और 5 की पता है, तो log 4 और log 5 के बीच में आता है। अच्छा log 4 की होती वैल्यू तो 0.60, log 5 होता तो 0.70। अच्छा 4.3 ज्यादा पास में किसके 4 के, तो 0.60 में से थोड़ा सा बढ़ाओगे और तुम इसको देखोगे तो 10 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, 0.1 बढ़ाते जाओ तो बता 4.3 क्या हो गया 0.63 अप्रोक्स। तो द 6 माइनस 0.63 आंसर विल बी 5.37। और सबसे ज्यादा कैलकुलेशन लॉग में यही वाली होनी है, हमें आगे पीएच में ही यही वाले काम में लेने। अब ये तो हमने लॉग वैल्यूज बोली, जितने तरह से हम कर सकते हैं चेंज वो मैंने बता दिया आगे जो काम आनी है, लेकिन लॉग के साथ साथ एंटी लॉग भी काम आएगा। तो एंटी लॉग में एक बार और बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ सब तरह से काम आना है, जितने तरह का एंटी लॉग होगा वो सब काम आएगा। तो मैं तुमसे बोलूं यहाँ पर, ये सबको आता भी बता भी सकते हो, लॉग एक्स इक्वल्स टू वाई हो, और दूसरा log x इक्वल्स टू -y हो। तो मुझे एक चीज बता दो, अच्छा जब भी लॉग लेते हो या एंटी लॉग लेते हो, सॉरी एंटी लॉग लेते हैं हम, तो सबसे पहले लॉग बेस चेक करते हो ना। अच्छा लॉग लिखा हो केमिस्ट्री में तो लॉग बेस 10 ही मानते हो उसको। अच्छा लॉग हटाऊंगा तो लॉग x की वैल्यू y है, तो बता y का एंटी लॉग क्या होगा, एक्स। मैंने क्या बोला, वाई का एंटी लॉग क्या होगा, ये खुद एक्स ही तो होगा। एंटी लॉग ऑफ वाई लिखूंगा तो एक्स बोलोगे ना उसको,
या बता x की वैल्यू क्या होगी, तो क्या बोलोगे, y को 10 की पावर में लिखोगे, तो बता 10 रेज़ टू द पावर y। और ये दोनों तरह के। अभी बता लॉग वैल्यू जिसका हमें एंटी लॉग लेना वो प्लस की है ना, तो प्लस पावर में लिखा। लॉग एक्स सेकंड में क्या है, माइनस वाई, तो एक्स क्या लिखेंगे हम, 10 रेज़ टू द पावर माइनस वाई। मतलब बता एंटी लॉग दो तरह का होगा, प्लस पावर का भी और माइनस पावर का भी। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान सुनो, इसमें भी दो तरह के क्वेश्चन, कि जो y है उसकी वैल्यू होल नंबर हो, ऐसे सपोज y की वैल्यू होती 5, तो एक बार प्लस में होती तो 10 रेज़ टू द पावर 5 ही आंसर, -5 होती तो 10 रेज़ टू द पावर -5 ही आंसर। मतलब होल नंबर का एंटीलॉग वही, उसको पावर में लिख दो बस। जैसे pH 5 है तो एंटीलॉग में क्या कर देंगे, उसी को पावर में लिख देना बस। लेकिन अगर इसकी जगह डेसिमल भी हो पावर साथ में, 2.8, अब उनका हम कैसे करेंगे, तो जैसे देख लें यहाँ पर दो तरह के इसमें भी क्वेश्चन, 10 रेज़ टू द पावर 2.3। उसके लिए पहले मैं तुमसे एक चीज बोलूं, मतलब जब भी हम एंटी लॉग लेते हैं तो उसको लॉग वैल्यूज की हेल्प से ही लेते हैं, लॉग वैल्यूज की हेल्प से ही लेते हैं। और बता 2.3 किसी की भी लॉग वैल्यू होती है, हमें पता नहीं होती है, लेकिन हमें नहीं पता किसकी होती है, तो हमें तो इन्हीं में से लाना पड़ेगा, 1 से 11 के बीच में से ही होना चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इसको उन लॉग वैल्यूज में कन्वर्ट करने के लिए जो डेसिमल के पहले वाला नंबर है, मतलब वो कौन है, 2 है, इसको एज इट इज लिख दें 10 रेज़ टू द पावर 2, और डेसिमल वाले नंबर 0.3 को भी अलग कर दो 10 की पावर में। अलग करते ही मतलब 10 रेज़ टू द पावर 2 तो 100 हो गया, सिग्निफिकेंस है इसका। लेकिन अब 0.3 किसको सॉल्व कर, तो बस इतना सा चेक करोगे ये किसकी लॉग वैल्यू है, तो दा किसकी है, log 2 की। तो log 2 की वैल्यू है 0.3, तो बता मैं अगर log हटाऊंगा तो 0.3 को log बेस की पावर में लिखोगे इसी तरह से, तो 2 क्या हो गया, 10 रेज़ टू द पावर 0.3, और ये बता 10 रेज़ टू द पावर 0.3 ही एंटी लॉग ऑफ y होता है ना। तो बता यहाँ क्या हो गया, log 2 की वैल्यू 0.3, तो 0.3 का एंटी लॉग 2, मतलब बता जो जिस नंबर की लॉग वैल्यू होती है उस वैल्यू का एंटीलॉग वही पहले वाला नंबर होता है, बोलो। तो बता 10 रेज़ टू द पावर 0.3 लिख सकते हैं हम, 2 लिख सकते हो इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2, या 200 भी बोल सकते हो आंसर। लेकिन मतलब प्लस पावर थी, इसलिए हमने यहाँ पर, अब कुछ को स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन जो होता है कि कब 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट करना है कब नहीं करना है, मतलब अभी हमें 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये सब वैल्यूज प्लस में थी अपने आप। ये समझ में आया सब। अब इसकी जगह लेकिन अगर दूसरा होता 10 रेज़ टू द पावर, यही नंबर माइनस में होता, 2.3 की जगह होता -2.3, तो -2.3 को सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान सुना। अगर मैंने इसी तरह से एज इट इज ब्रेक कर दिया होता, जैसे 10 रेज़ टू द पावर 2.3 को हमने ब्रेक करके लिखा, तो बता मैं इसको अगर एज इट इज लिख दूं 10 रेज़ टू द पावर -2, अच्छा ये 0.3 भी तो माइनस का ही है, इस तरह से लिखूं, पहले सुन ले पूरी चीज फिर लिख लेना। 10 रेज़ टू द पावर -2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3, तो बता 10 रेज़ टू द पावर -2 का तो सिग्निफिकेंस है 1/100, 0.0, ये तो प्लस में है नंबर, कि मतलब इसका एंटी लॉग लेने के लिए लॉग वैल्यू काम पे लेते हो ना, यही चेक करते हो कि किसकी लॉग वैल्यू है। पर बता किसी भी नंबर की लॉग वैल्यू नेगेटिव होती है क्या, नहीं होती, तो बता क्या करना पड़ेगा, हमें इसको प्लस करना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, वापस बोला, पहले भी बता चुका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि अगर पावर प्लस की है तो 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट नहीं करते, लेकिन नेगेटिव है तो 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, उसको लॉग वैल्यू को प्लस में करने के लिए, वरना हमें किसी का नहीं पता नेगेटिव वैल्यू किसकी होती लॉग वैल्यू की, तो हमें प्लस में करना पड़ता है कन्वर्ट। और उसके लिए क्या करते हैं हम, जो डेसिमल के पहले वाला नंबर है उसको नेगेटिव में 1 से बढ़ा देते हैं। तो बताइए -2 था, इसलिए नेगेटिव में 1 से बढ़ाया तो -3, -9 होता तो -10 कर देते, 0 होता तो -1 कर देते, और जो डेसिमल वाला नंबर है उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बता 1 - 0.3 करूं तो कितना हो गया, 0.7,
और इनको वापस ऐड करो, मतलब बेस सेम तो पावर ऐड करूं, -3 प्लस 0.7, अभी भी -2.3 ही है पावर, वो चेंज नहीं कर सकता मैं, वो यहां भी नहीं कर पाया, मतलब बेस सेम पावर ऐड करो 2.3 ही है पावर, तो क्योंकि पावर तो उसी का लेना ना एंटीलॉग में। तो बता ये करा, ये दोबारा बोल रहा हूँ, जो डेसिमल के पहले वाला नंबर है उसको नेगेटिव में 1 से बढ़ाएंगे, जो डेसिमल वाला नंबर है उसको 1 में से माइनस करा, ये क्लियर है। अब बता दो ये वैल्यू प्लस की हो गई ना। अच्छा ये किसकी लॉग वैल्यू होती है, लॉग 5 की अप्रोक्स वैल्यू 0.7, तो 0.7 का एंटीलॉग क्या हो गया 5, ओके बता लॉग 5 इक्वल्स टू 0.7, तो 5 इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर 0.7, डायरेक्ट लिख दें अब तो बता आंसर क्या आ जाएगा, लिख भी ले, 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। इसका तुम लेना, पहले इसको सॉल्व कर लो, उसको लिख लेना फिर से, 10 रेज़ टू द पावर -6.5, इसका इंटीग्रल 10 रेज़ टू द पावर -6.5, वो पीछे से कर्टन लगा दो, रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। करेक्ट, तो अब यहाँ पर एग्जैक्ट लॉग वैल्यू एंटी लॉग, जब लॉग वैल्यू में अप्रोक्स करते हैं तो एंटी लॉग में भी थोड़ा अप्रोक्स करना पड़ सकता है, तो बता यहाँ पर फिर से अगर देखोगे तो एक बार वो बता रहे, जिनको जरा भी कंफ्यूजन है तो पूछ लेना, यहाँ पर देख लो ध्यान से, ने बोला नेगेटिव पावर है तो बता 1 एंड 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, पहले यही डिसाइड करना है बस, तो बता 10 रेज़ टू द पावर -6 है, तो डेसिमल के पहले वाले नंबर को नेगेटिव में 1 से बढ़ाएंगे तो -7, अच्छा डेसिमल वाले वैल्यू को 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस का ही 0.5 बचेगा। अब बता 10 रेज़ टू द पावर -7 का तो सिग्निफिकेंस है 0.5, एग्जैक्ट लॉग वैल्यू किसी भी नंबर की नहीं है, लेकिन सबसे नियर किसके है 0.48 के, मतलब 0.48 का एंटीलॉग 3, तो 0.48 से थोड़ा सा ही ज्यादा होगा ना, तो बता 3.1 3.2 एग्जैक्टली, तो 3.1 और 2 के बीच में आती है, तो बता अप्रॉक्स मान ले हम 3.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7, तो बता ये क्लियर सबको, ये सिंपल सा, तो यहाँ पर हमने बोला सिंपल सी चीज में एंटीलॉग लेना भी बड़ा कोई टफ नहीं है, बस ध्यान रखना कब 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट करना है और कब नहीं करना है, क्योंकि 99% क्वेश्चंस में बोला इस चैप्टर में हमारे एंटीलॉग जब काम आएगा नेगेटिव पावर का ही आएगा, लेकिन 1% क्वेश्चन जहां तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट करने से, ये जब पावर प्लस में हो तो फिर 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ जरूरत ही नहीं, अपने आप ही प्लस में होता है वो, तो बताइए ये चीज ध्यान रखोगे, तो लॉग एंटी लॉग लेना, और ये हमें जितना इजीली और इजी है ये आता है, तो कैलकुलेशन तो हम पूरे चैप्टर की इजीली कर लेंगे। अब ये तो हमने बोला लॉग एंटी लॉग, लेकिन इस चैप्टर में बता हमने पढ़ना क्या है, पीएच ही पढ़नी है, तो पीएच के बारे में भी हमें सबको पता है सिंपल सा। अच्छा था, अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन में किसी सॉल्यूशन की एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पीएच की वैल्यू दे दूं, तो बताओ ये बता सकते हो कि वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, मतलब बताइए पीएच जो होती है क्रिटिकल वैल्यू होती है ना। अच्छा सॉल्यूशन में प्रेजेंट कौन होता है, पीएच या एच प्लस ओ एच आयन, तो सिग्निफिकेंस तो किसका होता है एच प्लस एंड ओ एच आयन का, लेकिन उनका नेगेटिव लॉग जब लेते हैं तो पीएच या पीओएच आती है, तो लिख लें जो हमें टॉपिक मेनली पढ़ना है, पीएच, it is used to it is used to measure it is used to measure acidic or basic strength, acidic or basic strength of a given solution, of a given solution at a given temperature, at a given temperature,
एट अ गिवन टेम्परेचर। अब ये जो लिखा है इसमें लास्ट में पढ़ो, क्या लिखा था, पीएच मेजर करती है एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ पर, लेकिन बताओ ये टेम्परेचर बदलूंगा तो सेम सोल्यूशन की पीएच कैन बी चेंज। इसलिए तुम्हें ध्यान में बताता हूँ, हमेशा पीएच एंड पीओएच का सम जब 14 बोलते हो तो रूम टेम्परेचर पर ही बोलते हो ना। अब वो क्यों, वो तो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी तो सिंपल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो वो एट अ गिवन टेम्परेचर लिखा, वो भी हमारे काम का होगा न्यूमेरिकल में आगे। तो पीएच, अच्छा बता पीएच का सिंपली फॉर्मूला सबको पता ही है, बता पीएच क्या होती है, माइनस लॉग एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन, लिख भी ले साथ में, माइनस लॉग एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन। अच्छा इस माइनस लॉग एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन को प्लस लॉग में कन्वर्ट करने के लिए मतलब लॉग 1/h प्लस आयन कंसेंट्रेशन लिख सकता हूं। हमने पढ़ा ना माइनस लॉग एक्स लॉग 1/x होता है। तो x क्या है अभी h प्लस आयन, तो 1/h प्लस आयन कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा लॉग, तो लॉग 1/h प्लस आयन कंसेंट्रेशन। अच्छा जैसे H प्लस आयन का नेगेटिव लॉग पीएच होती है, तो बता माइनस लॉग OH आयन कंसेंट्रेशन क्या होगा, POH हो जाएगा, या लॉग 1/OH आयन कंसेंट्रेशन भी हम बोल सकते हैं। अब इस पूरे चैप्टर का एक रीजनिंग वाला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं जो तुम्हें हमेशा आता होगा, उसका एक क्वेश्चन वो पूछेगा, कोई भी सॉल्यूशन तुम्हें दे देगा, अब पूछेगा वाई दिस, चाहे वो एसिड का हो, सॉल्ट का हो, बफर का हो, आगे जो हम पढ़ेंगे किसी भी टॉपिक में पूछे तुमसे, वाई दिस सॉल्यूशन इज एसिडिक। तो जो तुम्हें बचपन से आता है, बता कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक होता है उसका सबसे सिंपल मीनिंग क्या है, हाँ बोलो, उसमें H प्लस आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो जिस भी ऑप्शन में मिले वो टिक कर, यही होगा हर बार आंसर। हम पढ़ेंगे वो तो टॉपिक में अलग अलग, लेकिन हर बार रीजन यही होगा। तो एक जनरल चीज बोल रहा हूं, बता कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक होता है तो बताइए उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, ये बोल सकता हूं H प्लस आयन कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, उसमें जितना H प्लस आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी बता उतना ही एसिडिक ज्यादा बोलेंगे ना। तो लिख लें एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, या बेसिक स्ट्रेंथ मतलब बेसिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन। और मतलब एट रूम टेम्परेचर, ये सबको पता है, सम ऑफ पीएच एंड पीओएच 14 होता है, क्यों होता है हम पढ़ेंगे सब। तो एट रूम टेम्परेचर पीएच एंड पीओएच का सम 14 होता है। दूसरी चीज मतलब एट रूम टेम्परेचर, मैं सबसे पूछ रहा हूं एट रूम टेम्परेचर किसी भी सॉल्यूशन की, चाहे वो एसिडिक हो, बेसिक हो या न्यूट्रल हो, मतलब उस एट रूम टेम्परेचर उसकी पीएच की रेंज मतलब मिनिमम और मैक्सिमम किसके बीच में हो सकती है, बोलो 0 to 14 सबको आता है, ये बताओगे, हमारे आगे वाली चीजों को ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, ये सब चीजें हमें आती है। अच्छा बता मिनिमम पीएच कितनी हो सकती है, जब पीओएच मैक्सिमम हो, अच्छा पीओएच मिनिमम होगी मतलब 0 तो पीएच 14 हो सकती है, तो बता पीएच रेंज क्या होती है 0 to 14 होती है, और इसका जो मिड पॉइंट होता है 7 वो न्यूट्रल पीएच को शो करता है। लेकिन बता ये सब टेम्परेचर पर या ओनली एट रूम टेम्परेचर। अच्छा तुम ये भी पढ़ते हो जितना पीएच कम होती जाती है उतना एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस 7 to 0 मूव करेंगे तो एसिडिक नेचर या एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, जबकि बेटा 7 to 14 मूव करेंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीजेस। अच्छा रीजन बता सकते हो क्यों, लिखा हुआ है सामने, फिर पूछा हूं, बता जितना पीएच कम होती जाती है उतना एसिडिक ज्यादा क्यों होता जाता है। अभी मैंने बोला कुछ भी पूछूं एसिडिक बेसिक नेचर का रीजन ये है जो हम लिख चुके हैं, मैंने बोला कुछ भी टॉक वो लैंग्वेज बदलेगा लेकिन आंसर तो यही रहेगा। बता तुम खुद सोचो इसके अकॉर्डिंग, मतलब एसिडिक नेचर ज्यादा कब होगा, जब उसकी H प्लस आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा हो, और बता जितना H प्लस आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी उस पीएच के फॉर्मूले से देखो, मतलब एसिडिक पीएच का फॉर्मूला log 1/H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन मतलब पीएच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल,
जितना H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा उतना पीएच क्या होगी, कम। बोल सकते हो। अच्छा बता, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ये सिंपली कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन बढ़ती है तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन कम होती है, क्योंकि बता H प्लस आयन कंसंट्रेशन पीएच के इनवर्स। अच्छा बता, ध्यान से दाना, OH आयन कंसंट्रेशन बढ़ती है तो पीएच क्या होती है, OH आयन कंसंट्रेशन बढ़ती है तो पीएच बढ़ती है। क्यों? क्योंकि बता OH आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी सॉल्यूशन में तो पीएच कम होगी या पीओएच होगी, OH आयन कंसंट्रेशन। और तुम खुद देखो, बता पीओएच कम होती जाएगी तो पीएच बढ़ेगी ना, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 से 10 हुई, अब पीओएच कम होकर 2 रह गई तो पीएच 12 हो जाएगी ना। तो अभी तो बता, जितना पीएच ज्यादा होती है उतना बेसिक नेचर ज्यादा होता है ना। तो OH आयन कंसंट्रेशन ज्यादा तो पीओएच कम, और पीओएच कम तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू ज्यादा होती है। तो ये क्लियर सबको, ये हमें सबको पता ही है। बस ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो मिलेंगे और हमें सबको आते हैं, बस मैं एक साथ लिखवा रहा हूँ, बाकी हमें आते हैं सबको ये। अब इसके अलावा बता, H प्लस आयन कंसंट्रेशन, OH आयन कंसंट्रेशन, सिंपल सा मैं पूछ रहा हूँ, ये सबको आता है, फिर से पूछ रहा हूँ। अच्छा था, कोई एसिड का सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है या कोई बेसिक सॉल्यूशन है, उसमें मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा बता, एसिडिक सॉल्यूशन है तो इसमें H प्लस आयन होते हैं या OH आयन होते हैं, इसीलिए पूछा है। दोनों होते हैं, लेकिन तुम हमेशा बता, अभी भी हमने क्या बोला, एसिड का सॉल्यूशन वो होता है जिसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो बता, ज्यादा का मतलब किसी से कंपेयर करके ज्यादा बोलोगे। और तुम खुद सोचो, जिनको कंफ्यूजन होता है कि कुछ को लगता है कि एसिड में तो पीएच ही होनी चाहिए ओनली, बेस में ओनली पीओएच होनी चाहिए, लेकिन दोनों होती है। अभी तो बता, उनका सम पढ़ते हो ना दोनों का, पीएच प्लस पीओएच 14, वो क्यों? सिंपल सी चीज बता, कोई भी एसिड है उसका सॉल्यूशन मतलब एक्वस सॉल्यूशन ही बनाओगे ना सबसे पहले। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले क्या लेते हो, प्योर वाटर। अच्छा, प्योर वाटर में H प्लस OH आयन दोनों प्रेजेंट होते हैं ना। तो जब मैं एसिड मिलाऊंगा तो वो H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ा देगा सॉल्यूशन में, लेकिन बेस मिलाऊंगा तो OH आयन कंसंट्रेशन बढ़ा देगा, लेकिन पहले वाले वाटर के H प्लस OH आयन भी तो रहेंगे ना उसी सॉल्यूशन में। इसलिए बता, हम क्या बोलते हैं, एसिड्स के सॉल्यूशन में H प्लस आयन कंसंट्रेशन ग्रेटर देन OH आयन कंसंट्रेशन होती है। तभी तो बता, एसिड के लिए पीएच पीओएच दोनों लाकर तभी तो सम 14 बोलते हैं। या बेसिक में OH आयन कंसंट्रेशन H प्लस आयन कंसंट्रेशन से ज्यादा होती है, क्योंकि एसिड बेस का सॉल्यूशन तो हम वाटर एक्वस सॉल्यूशन में बनाएंगे, और वाटर में पहले से H प्लस OH आयन होते हैं, बस बेस OH आयन कंसंट्रेशन बढ़ा देता है, एसिड H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ा देता है, लेकिन होते दोनों है। अब ये तो हमने बोला एसिड्स एंड बेसिस जो हम यूज करेंगे। अच्छा, लेकिन अब पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में तुम एसिड्स एंड बेसिस यूज करते हो तो दो टाइप के यूज करते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यूज करा हर चैप्टर में। मतलब एसिड्स एंड बेसिस तुम दो टाइप के पढ़ते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक बेसिस, यही पढ़ते हो ना। अच्छा, स्ट्रॉन्ग, अब लिख, कोई भी टॉपिक का न्यूमेरिकल हो, सबसे पहले तुम्हें न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो या थियोरेटिकल क्वेश्चन में, ध्यान रखना, अभी से बोल रहा हूं, आगे भी बहुत बार बोलूंगा, सबसे पहले चेक करना कि जो एसिड बेस है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग हुए तो अलग तरह से आंसर आएगा, वीक हुए तो अलग तरह से आंसर आएगा। लेकिन मतलब हमें पहले उसके लिए स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसेस रटे हुए होने चाहिए ना, और रटे हुए हैं सबको। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसेस कौन से होते हैं?
अब हो गए हो तुम लोग खुश तो लिख लो, देख लो। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमें स्ट्रॉन्ग बेसिस ये रटे हुए होने चाहिए, याद नहीं होने चाहिए। मैंने बोला रटे हुए होने चाहिए, देखते पता चल जाए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से, क्योंकि ये हमें वीक एसिड वीक बेसिस आइडेंटिफाई कर पाए, क्योंकि ज्यादा वो मिलते हैं। और पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग एसिड से स्ट्रॉन्ग बेसिस यही यूज करते हैं। और HClO4 HI HBr H2SO4 HClH3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। सीजियम रुबिडियम पोटेशियम सोडियम बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। तो यही है, सीजियम रुबिडियम पोटेशियम सोडियम बेरियम हाइड्रोक्साइड, HClO4 HI HBr H2SO4 HClH3। ठीक है, अभी आगे जहां काम आएगा वहां बोलेंगे। देख लें से, तो बताइए HClO4 HI HBr H2SO4 HClH3 होते इनके अलावा भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, लेकिन वो हमें ज्यादा यूज करने हैं नहीं, वो यही काम आते हैं पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में। तो बता इनके अलावा जो होंगे वो वीक हो जाएंगे। तो बता NH4OH वीक, क्योंकि सीजियम रुबिडियम पोटेशियम सोडियम बेरियम हाइड्रोक्साइड में नहीं है। HCN वीक, क्योंकि HClO4 HI HBr H2SO4 HClH3 में नहीं है। तो जो नहीं होगा वो वीक होगा। ठीक है, अब देख लें से। अब इसका एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ सिंपल सा, ये हम यूज भी कर चुके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और भी चैप्टर्स में, सॉल्यूशंस में बहुत यूज करा तुमने इसको। तो मैं जो बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन बोला कि अगर हम HCl का एक्वस सॉल्यूशन बनाए, HCl का एक्वस सॉल्यूशन बनाए मतलब HCl को वाटर में डिसॉल्व करें। तो बता HCl को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो यहां पर बताइए H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा ना। लेकिन बता एक्वस सॉल्यूशन में एसिड ये HCl वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग है, सबसे पहले देखोगे वही कि स्ट्रॉन्ग है। अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका डिसोसिएशन इन वाटर पार्शियल या 100%, 100% होगा। तो बता यहां पर 100% होने का मतलब क्या है कि जब हम HCl का सॉल्यूशन देखेंगे तो हमें HCl मॉलिक्यूल मिलेंगे या ओनली आयंस मिलेंगे, ओनली आयंस मिलेंगे। और ये अच्छा बता ध्यान से, ये जो आयंस हैं ये दोबारा रिएक्शन करके HCl बना सकते हैं क्या? अगर बना भी लेंगे तो वापस 100% ब्रेक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाटर इनको साथ में नहीं रहने देगा, क्योंकि बता वाटर हाईली पोलर, HCl भी हाईली पोलर, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो वो 100% वाटर में क्यों ब्रेक होता है HCl? रीजन तो केमिकल बॉन्डिंग रीजन उसका। तो बताइए एग्जैक्ट रीजन ये बता, अगर हो भी गए कंबाइन तो ये वापस 100% ब्रेक, मतलब बता ये रिवर्सिबल होगा डिसोसिएशन या इरिवर्सिबल? एक ही डायरेक्शन में होगा ना, और एक डायरेक्शन में होगा तो इसका मतलब क्या हो गया बता, यहाँ इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा क्या? तो बता किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का एक्वस सॉल्यूशन होता है तो उसमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होता। क्यों हमें चेक करना है कब इक्विलिब्रियम, हमारे चैप्टर का जो नेम है वो भी तो काम है। तो बता यहाँ पर अगर लेकिन इसकी जगह में एसिडिक एसिड लूं तो बता ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड? इन स्ट्रॉन्ग एसिड्स में नहीं है इसलिए वीक है। तो बता यहाँ पर वीक एसिड है तो इसका, और हमने केमिस्ट्री में तो बहुत काम में लिया, बता जो मोस्ट ऑफ द वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस होते हैं इनका अल्फा 100% या पार्शियल, और हमने वैल्यू भी बताई थी न्यूमेरिकल, बोलो लेस देन और इक्वल्स टू 5% बोला था वो यहाँ फिर काम आएगा। तो बता इसका डिसोसिएशन तो लेस देन और इक्वल्स टू 5% होता है, लेकिन ध्यान रखना हम बोलते हैं मगर 5% भी मान लू मैं अल्फा, तो ये 5% ब्रेक नहीं होता है, ये धीरे धीरे ब्रेक होते हैं। पहले 1% ब्रेक होगा तो एसिटेट आयन H प्लस आयन 1% बनेंगे, फिर 2% 3% होगा, मतलब धीरे धीरे आयंस का अमाउंट बढ़ता जाएगा। और आफ्टर सम टाइम ये आयंस आपस में कंबाइन होकर एसिडिक एसिड भी बनाने लग जाएंगे। मतलब वीक में बता फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन होने लग गई ना, और दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन होने लग गई तो बता रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों होगी ना। और बता आफ्टर सम टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होते होते रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ते होते जब एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी तो इसको क्या बोलोगे? इक्विलिब्रियम स्टेट बोलोगे ना। और इस इक्विलिब्रियम में बता आयंस इन्वॉल्व है ना,
इसलिए इसको एग्जैक्टली क्या बोल देते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम। मतलब हमारा चैप्टर अब हम स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी तो जनरल चीजें पढ़ी थी इसकी। आयनिक इक्विलिब्रियम हम यूज करते हैं। तो बता, आयनिक इक्विलिब्रियम स्ट्रॉन्ग एसिड्स बेसिस में एस्टैब्लिश होता है या वीक में होता है? तो बता, इसलिए हमें चेक करना पड़ता है सबसे पहले कि कब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, कब नहीं होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम किन में होगा किन में नहीं होगा। अब इस आयनिक इक्विलिब्रियम में एक और चीज जो हमारे काम आनी है वो पीएच वाले में ही, मतलब वहां पर जो हम पढ़ चुके हैं, ये पहले लिखवाना था वैसे तो, लेकिन माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन बता इक्वल्स टू पीएच होता है ना। तो अगर बता मैं बोलूं लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो बता पीएच होगा या माइनस पीएच? अच्छा, मैं तुमसे H प्लस आयन कंसंट्रेशन पूछूं तो ला सकते हो? बता क्या करोगे? एंटी लॉग लोगे भाई, जो हम पढ़ चुके अभी। लेकिन बता लॉग बेस की पावर में लिखेंगे तो 10 रेज टू द पावर माइनस पीएच, ये लिख लें। तो बता इसी तरह से माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू POH। तो बता OH आयन कंसंट्रेशन 10 रेज टू द पावर माइनस POH बोल सकते हो। और ये भी हमारे बहुत काम आना है कि H प्लस आयन 10 रेज टू द पावर माइनस PH, OH आयन 10 रेज टू द पावर माइनस POH होगा। और पीएच एंड पीओएच का सम 14 होता है। अच्छा, मैं तुमसे अगर यहाँ पर बस एक चीज का ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर में एक गड़बड़ करने वाली जगह, मतलब अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन लानी है तो हमें सबको याद रहता है कि पीएच का एंटी लॉग लेना है। लेकिन मतलब अगर OH आयन कंसंट्रेशन लानी है, और सुन लो पहले मुझे बोलो, अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन में पीएच दे दूं लेकिन पूछूं OH आयन कंसंट्रेशन, तो बस ये ध्यान रखना है पहले उसको 14 में से माइनस करके पीओएच पे बदलना है। ओके, सबसे बड़ी सिली मिस्टेक इस पूरे चैप्टर की यही है कि जब वो OH एन कंसेंट्रेशन पूछता है बेसिक सॉल्यूशन में, हम खुशी खुशी में पीएच का एंटीलॉग ले लेते हैं और ऑप्शन देखकर खुशी उससे ज्यादा होती है। लेकिन बताइए, ध्यान रखोगे? ठीक है, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बस। ठीक है, और टेस्ट का सिलेबस तुम्हें बताइए, और सबसे इंपॉर्टेंट बोला, टेस्ट में जो पूछा वो करके आओगे, ना कि जो तुम्हें आता वो टिक करके आओगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन में भूल गया कितने।